Guys, welcome to my YouTube channel. So today I'll be discussing about Vygotsky's cognitive development theory part 3. So basically in this video I'll discuss about ZPD, scaffolding, other important terms also. So जो इससे पहले की जो दो वीडियोस थी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की, वो मैंने अपलोड कर दी हैं. अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ज़रूर देखें. और एक और चीज़, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें. चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 3. देखिए, वाइगोत्स्की के बारे में जब मैंने पहले बात की थी, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में उन्होंने क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, इन सब चीज़ों के बारे में क्या बात की है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें वाइगोत्स्की के पर्सपेक्टिव से. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहली टर्म जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. तो देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है. सबसे पहले तो आपको प्रॉक्सिमल का मतलब जानना ज़रूरी है. प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो आपके बहुत नज़दीक हो, जो सबसे समीपस्थ बोलूँगी मैं जिसको, जो बिल्कुल आपके नज़दीक हो. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि वो डेवलपमेंट जोन का जो हमारे बहुत ही नज़दीक है, मतलब जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं अगर थोड़ी और एफर्ट्स लगाए जा सकें. तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या. सो द एरिया बिटवीन द चाइल्ड्स करंट परफॉर्मेंस. करंट मतलब उसकी जो अभी परफॉर्मेंस है, द प्रॉब्लम्स द चाइल्ड कैन सॉल्व इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सपोर्ट एंड द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट द चाइल्ड कुड अचीव विद अडल्ट गाइड और बाय वर्किंग विद अ मोर फुली डेवलप्ड चाइल्ड. सो यहाँ पे जो वाइगोत्स्की है उन्होंने बोला था कि जो बच्चे की करंट परफॉर्मेंस है, जो बिना किसी सपोर्ट के जो काम वो कर सकता है, वो हो गई उसकी करंट परफॉर्मेंस. लेकिन अगर उसकी हम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अगर हम एक अडल्ट की गाइडेंस या किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस उसे दे जो उससे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, जो फुली बाय वर्किंग विद ए मोर फुली डेवलप्ड चाइल्ड. मतलब या तो एडल्ट हो सकता है या खुद उसका साथी भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा डेवलप्ड उसका जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए. मतलब ऑब्वियसली हमें वही सिखा सकता है जिसको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है. तो हम उसी से सीखते हैं जिनको किसी भी चीज़ की नॉलेज होती है, हम उस चीज़ के बारे में उन्हीं से सीखेंगे. तो यहाँ पे वाइगोत्स्की ने यही बोला था कि वो या तो कोई एडल्ट होना चाहिए या फिर बच्चे का भी कोई पीयर या उसका कोई साथी हो सकता है, लेकिन उसको नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए. तो यही है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. इसको मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी. ये देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे है व्हाट द चाइल्ड कांट डू. यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, क्या मैं हेल्प के साथ कर सकता हूँ, एंड व्हाट आई कैन डू, और मैं क्या कर सकता हूँ. सबसे पहले बच्चा यहाँ होता है व्हाट आई कैन डू. आपने एक प्रॉब्लम दी बच्चे को, बच्चे ने सॉल्व कर दी, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ और आपने एक दूसरी चीज़ दी. अब वो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं सॉल्व कर पाया, लेकिन उसका लिंक है जो उसको पता है उससे. अब किसी बड़े ने या चलो आपने ही बच्चे को कुछ हेल्प दे दी, उसको थोड़ा समझाया, एलैबोरेट कर दिया उस प्रॉब्लम के बारे में. अब बच्चे ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, यानी कि बच्चा पहले अपने आप से वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया था, लेकिन किसी की हेल्प से उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. तो ये जो जोन होता है, ये जो जोन होता है, इसको मैं फिर से समझाती हूँ आपको. सो ये जो जोन है, ये इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ये तो हो गया अंदर का जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हो गया बच्चा अकेले क्या कर सकता है, अपने आप क्या कर सकता है. और जितना भी ये येलो पोर्शन है, ये है उसका ZPD, मतलब कि यहाँ पे बच्चे ने किसी और की मदद से क्या अचीव किया. ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, व्हाट नीड्स टू बी डन टू टेक द लर्नर वेयर ही नीड्स टू बी. मतलब बच्चे को आता है, वो कर सकता है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको मोटिवेशन देना है, थोड़ी सी गाइडेंस और देनी है, तो वो यहाँ तक, इस लेवल तक वो पहुँच जाएगा. तो यहाँ पे उसको असिस्टेंस दी गई और वो यहाँ तक पहुँच गया. तो ये बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हो गया. अब अगर इस वाइट पोर्शन की बात करें तो ये बच्चा कर ही नहीं सकता, उसको चाहे कितना ही बड़ा कोई भी इंसान आके उसको गाइडेंस क्यों ना दे दे. इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक छोटे बच्चे को बोलेंगे कि वो अलजेब्रा का क्वेश्चन सोल्व कर दे, तो क्या वो सोल्व कर पाएगा?
जी नहीं, वो नहीं सोल्व कर पाएगा। तो ये वही एरिया है, मतलब यहाँ पर आप कितनी भी असिस्टेंस दे दीजिए, लेकिन अभी बच्चे का डेवलपमेंट पूरा भी नहीं हुआ है, अभी वो नहीं कर पाएगा, उस चीज़ को सीख नहीं पाएगा, क्योंकि वो स्टेज पे पहुँचा ही नहीं है। लेकिन ये जो अंदर वाली चीज़ है, ये येलो और ये ग्रीन पोर्शन है, यहाँ तक बच्चा पहुँच जाता है। मतलब यहाँ वो अपने आप कर लेता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो यहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन ये बाहर का जो एरिया है, वो जब एज में बड़ा हो जाएगा, उसको और एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो और चीज़ें नहीं सीख जाएगा, तब वो इसको कवर करेगा। दैट मीन्स कि ये अभी उस एक पर्टिकुलर स्टेज पे अभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये येलो और ग्रीन से येलो तक वो जा सकता है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन, जो ये येलो पोर्शन है, ये आपका होता है ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये था ZPD के बारे में। आई होप कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ग्रीन मतलब क्या बच्चा कर सकता है। अब येलो मतलब अगर हमने थोड़ी सी उसको हेल्प दी, किसी मोर नॉलेजेबल अडल्ट ने दी या उसके किसी पीयर ने दी जिसको ज़्यादा आता है, उसे थोड़ी सी हेल्प की, तो बच्चे ने यहाँ तक अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो ये होता है उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये वाइट वाला जो पोर्शन है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे बच्चे से जो उसके लेवल के बाहर ही हैं, तो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो ये था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। ये डायनेमिक एंड चेंजिंग स्पेस एज स्टूडेंट एंड टीचर इंटरैक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर एक्सचेंज। एक डायनेमिक है, मतलब स्टैटिक नहीं है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, ये चेंज होने वाला स्पेस है। यहाँ पे टीचर और बच्चा जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे टीचर की जगह कोई और भी हो सकता है जिसको बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को एक्सचेंज करते हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं। यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। द एरिया वे इंस्ट्रक्शंस कैन सक्सीड, मतलब यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो सक्सेसफुल हो सकती है, बच्चा और एक अनदर लेवल पे जा सकता है। अब ये मैजिक मिडल क्या है, देखिए यही है मैजिक मिडल। समवेयर बिटवीन व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज एंड व्हाट द स्टूडेंट इजंट रेडी टू लर्न। अब ये मैजिक मिडल के लिए मेरे को फिर से आपको एक बार ले जाना पड़ेगा इस चार्ट पर। ये देखिए, ये जो पोर्शन है येलो, इसको बोलते हैं मैजिक मिडल। मैजिक मिडल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, बट इट्स मैजिक मिडल। तो ये जो आपका पोर्शन है येलो, यही है मैजिक मिडल। मतलब कि ऐसा पोर्शन जहाँ पर क्या बच्चा कर सकता है और क्या वो नहीं कर सकता है, इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं मैजिक मिडल, और यही होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो आई होप कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो मैजिक मिडल है, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। समवेयर बिटवीन व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज एंड व्हाट द स्टूडेंट इजंट रेडी टू लर्न। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। अब ऑब्वियसली जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है, तो हम स्कैफोल्डिंग की बात भी ज़रूर करेंगे। देखिए, वाइगोत्स्की ने खुद सबसे पहले इस टर्म का यूज़ नहीं किया था। इनसे पहले स्कैफोल्डिंग का यूज़ वुड, ब्रूनर और रॉस जैसे साइकोलॉजिस्ट ने किया है। इन्होंने स्कैफोल्डिंग टर्म का यूज़ किया था, जिसमें कोई भी टीचर होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, कोई भी इंसान होता है, बच्चे को कुछ प्रॉम्प्ट्स देता है, उसको मोटिवेट करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन को सॉल्व करने में। तो इसी को उन्होंने स्कैफोल्डिंग का नाम दिया था। तो ये है स्कैफोल्डिंग। अब वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग से कुछ आगे ही बढ़कर बात की है। मतलब यहाँ पर तो ये सिर्फ प्रॉम्प्ट्स की बात कर रहे हैं कि क्लूज़ बच्चे को क्या दिए जाते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि इसके अंदर एकदम से सारा सपोर्ट, जो उसका पूरा एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो जाता है सपोर्ट का, वो इसके अंदर आता है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि आखिर स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। So an instructional technique where an adult uses verbal prompts का यूज़ किया जाता है, and structuring to help solve a problem or accomplish a task। मतलब किसी टास्क को पूरा करने के लिए, बच्चे को किसी टास्क को पूरा करने के लिए किसी अडल्ट द्वारा या उसके टीचर के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा जो वर्बल प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, मतलब उसको बार बार मोटिवेट करने के लिए जो वर्बल प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। The support can be gradually reduced as the child takes over the guidance। अब वाइगोत्स्की ने बोला था कि आपको लगातार ये सपोर्ट देते नहीं रहना है। आपको जैसे ही लगे कि बच्चा जो है अब अपने आप करने में सक्षम है, आप इस सपोर्ट को पीछे खींच लें। मतलब कि आपको लगा, आपने कुछ प्रॉम्प्ट दे दिया, अच्छा आपने ये करना है, अच्छा कैसे करोगे, अच्छा इसको इसके ऊपर रखोगे, ऐसे कर लोगे इसको। आप इस तरह की जब लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप प्रॉम्प्ट देते हैं बच्चों को, तो
तो बच्चा जो है आपको दिख रहा है कि हाँ अब उसको समझ में आ गया, वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो आप ग्रेजुअली अपना जो सपोर्ट है धीरे धीरे कम कर लीजिए और उसको बिल्कुल ख़त्म कर लीजिए। देखो आप एकदम से अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दोगे, लगातार ही सपोर्ट दोगे, तो ऑब्वियसली बच्चा जो है आप पर डिपेंडेंट हो जाएगा और वो अपने आप से खोजने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए स्कैफोल्डिंग में ये बात ध्यान रखनी होती है कि आपको उस हद तक प्रॉम्प्ट्स देने हैं जहाँ तक बच्चा खुद कैपेबल हो जाए। जैसे ही वो कैपेबल होने लग जाए तो आपको वो सपोर्ट जो है वो ग्रेजुअली उससे छीन लेना है, मतलब उससे वो सपोर्ट जो है वो हटा देना है। आप कुछ स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को सपोर्ट देने के लिए। आप उसको हिंट दे सकते हैं, क्लूज़ दे सकते हैं, उसको ऐसे क्वेश्चंस जैसे स्टार्टर्स होते हैं, हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट नेक्स्ट, इस टाइप की चीज़ें बोलकर उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो किसी एडल्ट के द्वारा दिए जाने वाला ये जो हेल्प है इसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। देखिए ZPD और स्कैफोल्डिंग में डिफरेंस होता है। स्कैफोल्डिंग का तो मतलब होता है कि आपने असिस्ट किया बच्चे को, थोड़ा सा कुछ हेल्प किया, उसको कुछ प्रॉम्प्ट्स दे दिए, लेकिन बच्चा खुद ही उसको कर रहा है। लेकिन ZPD का मतलब होता है जोन, जहाँ तक वो जा सकता है, जिस डेवलपमेंट के जोन तक वो जा सकता है उस जोन को हम ZPD बोलते हैं। लेकिन स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक वर्बल प्रॉम्प्ट्स आपने दे दिए बच्चे को, कुछ हेल्प दे दी आपने उसको, तो ये सब हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग होगी तभी बच्चा ZPD तक पहुँचेगा, अपने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक पहुँचेगा। तो वाइगोत्स्की से पहले ब्रूनर, वुड्स, रॉस, इन सब ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। तो ये था स्कैफोल्डिंग के बारे में। अब ज़रा देखते हैं स्कैफोल्डिंग किससे और रिलेटेड है। ये देखिए, स्कैफोल्डिंग एंड असिस्टेड लर्निंग। असिस्टेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है स्कैफोल्डिंग से। देखिए, टीचर नीड्स टू डू मोर देन जस्ट अरेंज द एनवायरनमेंट सो दैट द स्टूडेंट कैन डिस्कवर ऑन देयर ओन। अब टीचर ने एनवायरनमेंट सेटअप कर दिया, उसने बच्चे के लिए अच्छा माहौल दे दिया और बच्चे को लगा दिया, यहाँ तक ही टीचर की ड्यूटी नहीं होती है, बल्कि उसको अपने स्टूडेंट को लगातार मोटिवेट करना है, उसको कुछ ना कुछ डिस्कवर करने के लिए मोटिवेट करते रहना है। इसी को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं और ये असिस्टेड लर्निंग का ही पार्ट है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ें। अब टीचर का मोटिव यहाँ पे क्या है? बच्चे को चीज़ें करने के लिए उसको मोटिवेट करना, और बच्चा जब मोटिवेट होगा तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट तो ज़रूर दिखाएगा। सो यहाँ पे टीचर की ड्यूटी सिर्फ एनवायरनमेंट अरेंज करने से रिलेटेड नहीं होती है, बल्कि उसको वर्बल प्रॉम्प्ट्स से बातचीत करते रहना चाहिए, लगातार उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने अब तक कर लिया है। तो ये स्कैफोल्डिंग और असिस्टेड लर्निंग का पार्ट है। असिस्टेड लर्निंग फर्स्ट लर्निंग first learning from the student what is needed then giving information देने के अलावा क्या इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, प्रॉम्प्ट्स, आप प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, क्लूज़ दे सकते हैं, कुछ भी। अच्छा ऐसे, अच्छा मैंने तो ये चीज़ वहाँ भी देखी है, अच्छा तुम ये कर रहे हो, ऐसी चीज़ तो मैंने वहाँ भी देखी है, वो भी ऐसे कुछ कर रहा था, उसने तो ऐसा भी कुछ किया था। इस तरह के आप प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, आप रिमाइंडर्स दे सकते हैं। अच्छा, तुमने ये पहले तो यहाँ पे पुट किया था, अब तुमने ये यहाँ से हटा दिया, पहले भी थोड़ा ठीक सा लग रहा था। इस टाइप के आप रिमाइंडर्स दे सकते हैं। आप एनकरेजमेंट दे सकते हैं टाइम टू टाइम, एंड ग्रेजुअली अलाउंग द स्टूडेंट्स टू डू मोर एंड मोर ऑन देयर ओन। उसके बाद आप बच्चों को अलाउ करें कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप करें। तो इस तरह से हम स्कैफोल्डिंग और असिस्टेड लर्निंग को समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि स्कैफोल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सब कुछ करने को उसको दे दीजिए, आप पूरा ही करवा दीजिए उसका हाथ पकड़ कर, ये नहीं होता है। आपको स्कैफोल्डिंग में उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देते रहना चाहिए, ताकि बच्चे का जो लेवल है, जो बच्चे का जो मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा हाई रहे और बच्चा उसको करने के लिए हमेशा तत्पर बना रहे। तो इस तरह से ये एक असिस्टेड लर्निंग का पार्ट हो जाता है। तो गाइज़, ये था स्कैफोल्डिंग और असिस्टेड लर्निंग के बारे में। सो मैंने आपको बताया कि अब बच्चा स्कैफोल्डिंग करोगे आप, तभी तो वो ZPD तक पहुंचेगा, तभी तो अपने जोन तक पहुंचेगा। अब आपने बच्चे को छोड़ दिया क्लास में, आपने चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं और आपने कह दिया कि चलो अब करो अपने आप, तो ऐसे नहीं होता है। आपको उसको थोड़ी बहुत मोटिवेशन, क्लूज़, हिंट्स, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहना है ताकि वो करे। तो यही वाइगोत्स्की की मेन बात थी। उन्होंने कहा था कि स्कैफोल्डिंग जस्ट आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करना है, आपको पूरा लगातार उस प्रोसेस में बच्चे के साथ असिस्टेड लर्निंग करनी है, तभी बच्चा जो है अपना कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो कर पाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें।
अब हाँ, मोर नॉलेजेबल अदर, अब ये टर्म क्या है मोर नॉलेजेबल अदर? ऑब्वियसली अगर आप उसको समझेंगे तो ऐसा कोई भी इंसान जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, कोई भी ऐसा दूसरा इंसान, कोई भी इंसान जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, वो हमारा टीचर भी हो सकता है, वो हमारा दोस्त भी हो सकता है। देखिए दोस्त भले ही सेम एज का हो, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे जो बहुत शार्प माइंडेड के होते हैं, कुछ बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए उनको नॉलेज ज़्यादा होती है हमसे। तो इस तरह से मोर नॉलेजेबल अदर वो होता है MKO जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है। समवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और ए हाईली एबिलिटी और ए हाइयर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर टास्क। आप कोई टास्क कर रहे हैं, सपोज़ आप डिवीज़न कर रहे हैं, तो डिवीज़न करने में आप और आपके फ्रेंड दोनों कर रहे हैं, लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो बहुत जल्दी सोल्व करके बैठ गया है, लेकिन आप तभी भी लगे हुए हैं डिवीज़न में, आपको कुछ समस्या आ रही है, आप प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका दोस्त हो सकता है आपकी हेल्प करेगा, यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है। वो आपको मान लो टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पता कि किससे क्या डिवाइड करना है, तो आपका जो दोस्त है जिसने ऑलरेडी कर लिया है वो आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो वो किस में आ गया? मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब उसको वो डिवीज़न आपसे ज़्यादा बेटर आता है, आपसे अच्छे तरीके से आता है, तो वो उस पर्टिकुलर टास्क को करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और टीचर, रिलेटिव्स या हमारे एल्डर्स जो होते हैं उन सबको तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा नॉलेज होती ही है। टीचर हो सकते हैं, एडल्ट हो सकते हैं, चिल्ड्रंस पीयर कुछ नहीं, बच्चे के दोस्त जो होते हैं वो। इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटर्स, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी इन्हांसमेंट कर ली है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटर्स भी आ गए हैं आजकल जो बहुत हेल्प करते हैं। कंप्यूटर जो हो गया वो भी हमारी बहुत हेल्प करता है, मोबाइल फ़ोन्स भी हेल्प करते हैं, तो इस तरह से ये भी हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। MKO मस्ट हैव मोर नॉलेज देन द लर्नर। अब MKO जो होते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए हमसे। देखिए यहाँ पे जो पियाजे जो वाइगोत्स्की हैं उनका जो ये थॉट है ये बिल्कुल अलग है पियाजे से। पियाजे ने कहा था अडल्ट, टीचर इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बच्चा जब अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करता है सेम एज ग्रुप में, तब उसकी नॉलेज ज़्यादा अच्छी डेवलप होती है। अब पियाजे ने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जब दो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो इससे डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। मतलब आर्ग्यूमेंट से आपके थॉट्स और आपके थॉट्स क्लैश करते हैं और इससे एक नए थॉट, मतलब आप कुछ नए जानने को मिलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि पीयर्स के साथ लर्निंग करता है बच्चा, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि नहीं जी, ऐसा नहीं है, टीचर, अडल्ट और पीयर, चिल्ड्रन का पीयर भी वो जिसको ज़्यादा नॉलेज है, आप उससे जब ऐसे करोगे, वो आपको जब सिखाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये था मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं इसकी और इसको वाइंड अप करते हैं। सो इसके अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग, देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कोलैबोरेट इन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग 4 की स्किल्स। प्रैक्टिसिंग मतलब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स हैं जो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, इकट्ठे काम करते हैं वो, और यहाँ पे 4 स्किल्स को बेसिकली मतलब प्रैक्टिस किया जाता है। समराइजिंग, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग एंड प्रिडिक्टिंग। ये एक तरह से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ये रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ को इन्हांस करने का तरीका है रेसिप्रोकल टीचिंग। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टीचर ने कोई पैराग्राफ दिया है बच्चों को, उन्होंने पढ़ा, फिर बच्चे उसको समराइज़ कर सकते हैं, टीचर वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, क्लैरिफाई कर सकती है, मतलब किसी भी कैरेक्टर के बारे में बच्चों से पूछ सकती है, बच्चे उस कैरेक्टर को के बारे में आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं कि क्या उसने सही किया, गलत किया, इस तरह से वो क्लैरिफाई कर सकते हैं अपने थॉट को, और वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्या, मतलब कि आगे इसमें क्या हो सकता है। तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल टीचिंग जो है ये भी वाइगोत्स्की की एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? आप एक साथ जब पढ़ते हैं, स्मॉल ग्रुप्स विच वेयर स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर ऑन एंड ईच अदर्स लर्निंग। मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिया आपने और एक एक टास्क दे दिया बच्चों को, तो इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। मतलब यहाँ पे वही है कि आपको एक साथ सारे काम करने हैं, मतलब कि इससे आपका एक तरह से सोशल डेवलपमेंट भी होता है, साथ ही साथ आपकी लर्निंग भी हो जाती है, और हम एक दूसरे के थॉट्स प्रोसेस को, एक दूसरे के विचारों को सुनना और समझना भी शुरू कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल टीचिंग और कोऑपरेटिव लर्निंग भी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसके अलावा वाइगोत्स्की ने एक टर्म का यूज़ किया है जो मैं आपको बताऊंगी, इंटर सब्जेक्टिविटी। इंटर सब्जेक्टिविटी क्या है? एक तरह से ये सोशल
इंटरेक्शन है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो पार्टिसिपेंट एक टास्क स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है उन दोनों की, वो दोनों टास्क स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टास्क को कंप्लीट करने का तरीका उनके पास मतलब एक एम जो है वो एक ही है उसके पीछे, लेकिन वो अपने डिफरेंट उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन वो एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग मतलब एक साझी अंडरस्टैंडिंग तक वो पहुंच जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। तो इसमें जो लैंग्वेज है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो आपस में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के थॉट्स को मतलब क्लैरिफाई करेंगे और यहाँ पर एक वो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग तक पहुँच जाएंगे, तो इसको बोलते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। ये मैं थोड़ा स्लाइड्स बनाना इसके बारे में भूल गई थी, सो ये मैंने आपको बता दिया है। इट इज़ द प्रोसेस वे बाय टू पार्टिसिपेंट्स हु बिगिन अ टास्क विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव्स एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, तो इसी को बोलते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी। इसके अलावा गाइडेड पार्टिसिपेशन की भी बात की थी वाइगोत्स्की ने, तो गाइडेड पार्टिसिपेशन में भी कुछ नहीं होता, यही होता है कि आपको स्कैफोल्ड करना है, उसको गाइड करते रहना है धीरे धीरे बच्चे को। तो ये जो थी इम्पॉर्टेंट कुछ टर्म्स थी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो गाइज़ अब मैंने आपको वाइगोत्स्की के बारे में ऑलमोस्ट इन 3 पार्ट्स में सब कुछ कवर कर लिया है। अब एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो जो रहती है वो ये है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के जो थॉट प्रोसेस थे, जो उनकी थ्योरीज थी, उनमें डिफरेंस क्या है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो जल्द ही बनाऊँगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप खुद भी सर्च कीजिए, खुद भी पढ़िए कुछ ना कुछ, क्योंकि देखिए लगातार पढ़ने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।